बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक दफ़ा फिर से इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप का सेकंड लेक्चर जो है उसके ऊपर बात करेंगे, जिसका एक बड़ा ही स्पेसिफिक टॉपिक है और उसका नेम है कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सबसे जो पहले उसकी बेसिक्स पढ़ी जाती हैं, उसके बाद इसका ज़िक्र होता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एंटरप्रेन्योर के बारे में देखा है। ये वो पर्सन होता है जो रिस्क टेकर होता है और एक बिज़नेस स्टार्ट करके अपना मार्केट में नाम बनाता है। अब कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप मतलब ये वो शख्स होता है या उस प्रोसेस का नाम है जिसमें एक बंदा कोशिश करता है कि मैं कंपनी लेवल का बिज़नेस जो है वो खड़ा करूं। देखिए, नाम से ही ज़ाहिर है कॉरपोरेट। अगर मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपको बता दूं तो कॉरपोरेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन का वो लेवल होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट की जो फंक्शनैलिटीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, दैट इज़ द कॉरपोरेट लेवल ऑफ द बिजनेस। कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस बाय विच, मैं आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इज़ अ प्रोसेस बाय विच टीम्स विद इन एन एस्टेब्लिश कंपनी कंसीव, फॉस्टर, लॉन्च एंड मैनेज अ न्यू बिजनेस दैट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पेरेंट कंपनी बट लिवरेजेस द पेरेंट्स एसेट्स, मार्केट पोजिशंस, कैपेबिलिटीज़ और अदर रिसोर्सेज। कहते हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप का वो प्रोसेस है जिसमें टीम मिलकर कोई अलहदा कंपनी इस्टेब्लिश करती है जो कि पेरेंट कंपनी से डिफरेंट होती है। पेरेंट कंपनी से मुराद ये वो वाली मेन कंपनी होती है जिसके अंदर ये सारे के सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उस कंपनी का नाम ये यूज़ करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना एक कॉलेज बनाता हूँ तो मैं बोलूँगा मेरा ताल्लुक जो है वो कॉलेज ABC के साथ है, मैं 5 साल उसके साथ काम करता रहा हूँ, अगर उसकी रेप्यूट मार्केट में अच्छी होगी। ठीक है, तो जैसे मैं अपना बता देता हूँ, मेरा ताल्लुक 5 साल है, पिछले 5 से 6 सालों से वो रॉयल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ है जो कि गुजरांवाला में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर मैं अपना कॉलेज स्टार्ट करता हूँ तो मैं लोगों को साथ साथ ये बताऊँगा कि यार मेरा ताल्लुक उस कॉलेज के साथ है और उस कॉलेज के अंदर जो है कैपेसिटी इतनी है, ये चीज़ें वो कर रहे हैं या ऐसे ऐसे वो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद इस पे मज़ीद बात करने से पहले एक एंटरप्रेन्योरशिप होता है, एक इंट्राप्रेन्योरशिप होता है। जैसे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स होती हैं, इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप भी एक टेक्निक है जिसका ताल्लुक कॉर्पोरेट के साथ है। स्टूडेंट देखें, इंट्रापर्सनल एक स्किल्स होती हैं, इसमें बंदा क्या करता है, अपने आप के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है, वो अपने आप से कुछ चीज़ें पूछता है या अपने आप जो आते होती हैं उनको चेंज करता है, तब्दीली लेकर आता है, वो अपनी ज़ात के अंदर चैलेंज रखता है, जो हमने पीछे फर्स्ट लेक्चर में इसकी वीडियो के अंदर देखा था कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। खैर, उसके बाद थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। वो कहते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोसेस है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। सबसे पहले ये है स्ट्रेटेजिक रीन्यूअल, उसके बाद इनोवेशन है और उसके बाद कॉर्पोरेट वेंचरिंग है। ठीक है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले इसमें आता है, अच्छा उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसमें ये देख लें कि क्यों कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, या उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो देखें, मैं आपको सिंपली ये मिसाल दूंगा कि आप एक जगह पे ना, अगर तो आप वाकई बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 से 5 साल आपने दे दिए हैं, आपके लिए आई थिंक इनफ है। आप उसके बाद क्या करें कि अपना छोटा मोटा बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दें। बस बीज बो दें, फसल जो है वो छोड़ दें अपने रब की ज़ात पे, तो नीयत अच्छी हो तो फल उस पर लगना शुरू हो जाता है। आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। कहते हैं 4 मॉडल्स ऑफ द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कुछ इसके ये मॉडल्स हैं। हाँ, राइट। अब जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसकी भी बेसिकली कुछ कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एडवोकेटर्स यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे मेरा एरो है। एडवोकेटर वो शख्स होते हैं जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है, ये उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अपना पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो क्या करें, अपना हिस्सा सबसे पहले रखें। उसके बाद ये फोकस्ड पर्सन होते हैं, एक क्वालिटी इनकी ये होती है। ठीक है, और ये रिसोर्सेज इनके पास होते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। मैं एडवोकेट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर आता हूँ, प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं ये कौन लोग होते हैं जो कि डेडिकेटेड होते हैं और फोकस्ड होते हैं, मतलब कि ये दूसरे लोगों को काम देते हैं, जब वो अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उनको डेडिकेट करते हैं, हाँ भाई नेक्स्ट टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुमने संभालनी है, और ये अपने काम के साथ फोकस्ड भी होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इनेबलर्स की बात करता हूँ, जिसकी एग्जांपल वो गूगल की दे रहा है, ये लोग थोड़े से डिफ्यूज्ड होते हैं, यानी फोकस्ड इतना ज़्यादा नहीं होते,
थोड़े से यानी कि मिशन से अक्सर औक़ात हट भी जाते हैं, लेकिन काम बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन वंस अगेन ये लोग भी डेडिकेटर्स होते हैं। आजकल इंटरनेट के ऊपर इनेबलर्स की बड़ी ज़बरदस्त ऐड चल रही है, जिसमें ये ई कॉमर्स या ई मार्केटिंग के हवाले से जो भी इसमें टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, उसकी आजकल बड़ी मार्केटिंग चल रही है सोशल मीडिया पे। तो आप इसको सर्च ज़रूर कीजिएगा, इस पे काम कीजिएगा। ये सोशल मार्केटिंग के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ है। एंड द अपॉर्चुनिस्टिक, ये वो लोग होते हैं वंस अगेन जो कि डिफ्यूज़ होते हैं, लेकिन ये हॉक किस्म के लोग होते हैं, रिसोर्सेज इनके पास होते हैं। ये लोग कहते हैं जी कंपनी हैज़ नो डेलिब्रेट अप्रोच फॉर द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क ड्राइव्स कंसेप्ट सिलेक्शन रिसोर्सेज एंड एलोकेशंस। वंस अगेन जी ये लोग डेडिकेटेड नहीं होते, ठीक है। ये भी एक किस्म के रिसोर्सेज अगर हैं तो इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं है तो ये फ़ौरी तौर पे अपना काम जो है किसी और के हवाले कर देंगे या किसी और के थ्रू करवाएंगे। यानी अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं ना, जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी को ये अवेल करते हैं। आगे वो इसमें आता है इनोवेशंस इन द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं। इनोवेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है जी? इनोवेशन ज़रा ज़रूरी होती है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, क्योंकि आपने सर्वाइव करना है, आपने एम्प्लॉय को इंगेज रखना है, इंक्रीज़ रेवेन्यू में भी इजाफा चाहते हो, अट्रैक्ट न्यू मार्केट एंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको उसकी सैमसंग की और नोकिया की मिसाल देता हूँ, सॉरी हाँ सैमसंग और नोकिया की, तो सैमसंग का नाम अभी भी चल रहा है, लेकिन नोकिया आप देख लें मार्केट में डेड होता जा रहा है, बस अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, या शायद वो भी बंद हो चुकी हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसे थोड़ा सा सहारा तो दिया है, लेकिन खैर वो ख़ुद उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट भी क्या करे। खैर आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ द इनोवेशंस इन द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं कि इनोवेशंस की कुछ टाइप्स होती हैं। तो इनोवेशंस की टाइप में इसमें पहली चीज़ आ रही है जी रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन में क्या होता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूली होती हैं, नए सिरे से की जाती हैं। जो भी आप तब्दीली लेकर आ रहे हैं चीज़ के अंदर, आप उसमें डिसीजंस वगैरह इन्वॉल्व करते हैं, दूसरों लोगों का भी मशवरा करते हैं। उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि आप कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं मार्केट में, या ऑलरेडी जो चीज़ मौजूद है उसके अंदर कोई तब्दीली लेकर आएँ। इंक्रीमेंटल इनोवेशन है जी, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि बगैर ग्रुप डिस्कशन के इंडिविजुअली कोई डिसीजन ऐसा पास करे और कुछ चेंजेस लेकर आए। तो मेरे ख्याल से ग्रुप डिसीजन इज़ बेटर दैन इंडिविजुअल डिसीजंस, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके पास दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होते हैं और वो आपको एक बेहतर मशवरा देते हैं। आगे हाउ दे आर डिफरेंट, रेडिकल इनोवेशन एंड इंक्रीमेंटल इनोवेशन है जी, ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कहता है रेडिकल इनोवेशंस या इनोवेटर्स जो होते हैं रिक्वायर्ड न्यू कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़। यानी अगर इस किस्म की आप इनोवेशन चाहते हैं तो आपके पास वंस अगेन न्यू एक्सपर्टीज़ का होना ज़रूरी है, न्यू टीम होनी चाहिए। लेकिन अगर इंक्रीमेंटल आपको चाहिए तो आप एग्जिस्टिंग जो लोग होते हैं जिनके पास स्किल्स होती हैं वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिस्क इसमें हाई होता है, इसमें ज़रा लो होता है। उसके बाद चेंज द बिज़नेस मॉडल को पूरा आपको चेंज करना पड़ता है जिस मॉडल पे आप काम कर रहे होते हैं। देखिए ना, मॉडल जैसे कहते हैं हिटलर का मॉडल क्या था, यहूदियों को कत्ल करो, ठीक है, और यहूदियों का मॉडल क्या है कि आपस में इनको लड़वाओ और जंग जीत जाओ। तो इसी तरह बिज़नेस करने के भी कुछ मॉडल होते हैं कि क्या आपने ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स पे फोकस करना है, कस्टमर पे करना है, या दूसरी चीज़ों पे करना है। यहाँ पे बिज़नेस मॉडल सेम रहता है। हेल्प इन इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर, इसमें मार्केट शेयर आपका ज़्यादा से ज़्यादा होता है क्योंकि नई चीज़ आती है। मार्केट शेयर रिमेन द सेम, ठीक है। एक्सप्लोर न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती है जी। ज़ाहिर सी बात है, अगर नया बिज़नेस मॉडल है तो टेक्नोलॉजी भी न्यू आएगी। अब इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सप्लॉइट होती है, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजीज चल रही होती हैं। आई थिंक रेडिकल इनोवेशन इज़ द बेटर दैन इंक्रीमेंटल इनोवेशन। उसके बाद आगे थोड़ा सा चलते हैं, क्रिएटिंग अ इनोवेशन कल्चर फॉर द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। उसके लिए आप कल्चर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गुज़श्ता सालों में जो गूगल है इसने बड़ी इंप्रूवमेंट की है, और गूगल जो देख लें आप एशिया के अंदर बड़ा ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो है वो किंग है जैसे कि मार्केट्स का। और माइक्रोसॉफ्ट कोशिश करता है कि अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करे, लेकिन गूगल ने बड़ी हद तक उसको क्या किया है, उसको बीट किया है। तो क्रिएटिंग एन इनोवेशन कल्चर फॉर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप उसकी एक एग्जांपल है। आप सबसे पहले एक कल्चर क्रिएट करते हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो। उसके बाद जी ये कुछ चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि आप वो चीज़ें कैसे सोच सकते हैं या कर सकते हैं। फिर हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। 5 सक्सेसफुल इनोवेशन टिल 2015। वंस अगेन ये गूगल की बात कर रहे हैं कि कौन सी कामयाब तरीन उसकी इनोवेशंस हैं। ये ड्रोन्स आ गए हैं जो गूगल के, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में भी कम इसका इस्तेमाल है। गूगल सेल्फ ड्राइव कार, ये भी बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशन है। गूगल सर्च, ये वाली जो चीज़ है, ये जो कॉलम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम अभी चल रहा है और इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और इसमें बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग भी हो रही है। गूगल ग्लास की बात कर रहे हैं जी, ये ग्लासेस हैं जी, आप इससे पहन के, गूगल ग्लासेस के अंदर भी क्या होता है कि आप ग्लासेस पहनते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह सामने नज़र आ रही होती है। तो उसके बाद प्रोजेक्शन लोड की बात कर रहे हैं, ठीक है।
ये अपने टाइम की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है। इसमें बैलून की मदद से हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हम इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है, ये प्रोजेक्ट लून है। इसके बारे में कम ही लोगों को पता होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो के थ्रू ये कंसेप्ट आपका क्लियर करता हूँ ज़रा। वीडियो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे गूगल उसकी जो प्रोजेक्ट लून है उसकी एग्जांपल है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बैलून होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इन्होंने वो जो सोलर एनर्जी के लिए होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये वीडियो में ये चीज़ चल रही है। ठीक है, मैं भी इसको इसीलिए इसकी आवाज़ नहीं खोल रहा, ये कुछ कॉपीराइट का इसमें इशू आ जाता है। तो आप ये देखें कि ये लॉन्च किया जाता है गूगल की तरफ से। ये एक प्रोजेक्ट आया था लेकिन वो खैर कामयाब नहीं हो सका। ये इसीलिए बनाया गया था कि जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लॉन्च करते हैं ताकि ये हवा में जैसे देख रहे हैं ये उड़ रहा होता है और इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। और लोग जो हैं ये देखें आप, जैसे आप इससे क्या, ये टेली कम्युनिकेशन की जो कंपनीज़ होती हैं ये उनके साथ भी कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और ये हर 30 मिनट के बाद क्या होता है कि आप इस स्पेसिफ़िक मशीन से गूगल बैलून जो होता है उसको लॉन्च कर सकते हैं हवा पे। अब ये एक जो है स्पेसिफ़िक प्लास्टिक है बड़ी हाई क्वालिटी का, उससे ये बनाया जाता है। और रात के बाद देखें आप, जैसे ये टेली कम्युनिकेशन कंपनी से कनेक्टेड होती हैं डिवाइसेस की। दोबारा से करता हूँ ये चीज़, और ये खैर इतना कामयाब नहीं हो सका क्योंकि इसके लॉट ऑफ जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी आ जाते होते हैं। ठीक है, इस पे नेक्स्ट इज़ द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेटजी की वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कंसेप्चुलाइजिंग कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेटजी, यानी कंसेप्ट से ही निकला है। सबसे पहले जो भी स्ट्रेटजी आपने बनानी है तो उसका एक कंसेप्ट आप डेवलप करें अपने माइंड के अंदर। कहता है वी एंड डायरेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन वाइड रिलायंसेज ऑन द एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर दैट पर्पसफुली एंड कॉन्टिन्यूसली rejuvenates the organization and shapes the scope of its operations through the recognition and exploitations of the entrepreneurial opportunity। मतलब इसमें ये है कि सबसे पहले आपने कंसेप्ट जो होता है वो डेवलप करना होता है और कोई भी स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए। उसके बाद आप क्या करते हैं कि क्रिटिकल स्टेप्स बनाते हैं कुछ स्ट्रेटजी बनाने के लिए, जिसमें ये 5 स्टेप्स की बात कर रहा है कि सबसे पहले आप मिशन एंड वीजन डेवलप करते हैं। तो वीजन एंड मिशन के बारे में पिछले लेक्चर्स में बताया था मैंने कि वीजन जो है बेसिकली ये उस स्टेटमेंट का नाम है जिसमें हम ये देखते हैं कि व्हाट वी वांट टू बिकम, एंड मिशन कहते हैं जी हाउ वी विल बिकम। यानी वीजन ज़रा ब्रॉड होता है, मिशन ज़रा शॉर्ट होता है। मिशन उसको कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। स्टेप 2 में आता है इनकरेजिंग इनोवेशन। जो इनोवेशन आपके पास मौजूद है उसको आप इनकरेज करते हैं ताकि आप उसका इस्तेमाल करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज ला सकें। स्टेप 3 इसमें आता है, कहते हैं स्ट्रक्चरिंग फॉर एंटरप्रेन्योरल क्लाइमेट। एंटरप्रेन्योरल क्लाइमेट आप बनाते हैं यानी एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें सारे लोग आपस में मिलकर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी एक एनवायरनमेंट जब बन जाए ना ऐसा, तो लोग जो हैं वो बड़े डेडिकेटेड होते हैं, बड़े तैयार होते हैं कि हम जनाब जी जान लगा देंगे और काम कर लेंगे। स्टेप 4 वो कहता है डेवलपिंग इंडिविजुअल मैनर्स फॉर द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिविजुअल मैनर से मुराद ये है कि आप इंडिविजुअली कोशिश ये करते हैं कि अपना भी उसके अंदर कोई ना कोई रोल जो है वो उसमें ऐड करें, अपनी कुछ कंट्रीब्यूशंस करें जहाँ पे आप टीम को साथ लेकर चल रहे होते हैं। एंड स्टेप 1 इज़ द 5 डेवलपिंग द वेंचर टीम। आप एक टीम बनाते हैं जो कि क्या करती है, उस वेंचर को आगे तक लेकर चलती है। एंड इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेटजी की बात कर रहा है जी, एक मॉडल है, इस पर आगे चल के हम बात करते हैं। ठीक है, अभी ये वही सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मेम्बर्स हैं। खैर, कॉर्पोरेट वेंचरिंग एंड आइडेंटिफाई द एंटरप्रेन्योर्स, ये कौन लोग होते हैं? कॉर्पोरेट वेंचरिंग, जैसे मैंने आपको ये बताया कि वेंचर कहते हैं किसी ना किसी बिजनेस को जिसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो कॉर्पोरेट लेवल का जो वेंचर बनता है उसके अंदर कौन से की एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहले ये है जी न्यू बिजनेस वेंचरिंग, इनोवेशन, सेल्फ रिन्यूअल एंड प्रोएक्टिवनेस। सेल्फ रिन्यूअल होता है कि अपने आप को आपने अपडेट करना होता है, अपने आप को नए सिरे से तैयार करना होता है। और प्रोएक्टिवनेस से बात यह है कि एक्टिव होने से पहले आपको एक्टिव रहना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, मुझे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द, कहते हैं कल्चरिंग पावरिंग कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं। कल्चर पावरिंग, कि कल्चर अगर आप डेवलप करते हैं तो उसकी पावर कितनी ज़बरदस्त होती है एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटीज़ के अंदर। वो ये कहता है कि वर्क ऑन द फ्रंटियर्स ऑफ द कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एम्ब्रेस न्यू आइडियाज़, encourage experiment, ensures no organization obstacles, resources are available, multidisciplinary teamwork approach, entrepreneurship,
थ्रू वॉलंटियर प्रोग्राम, अप्रोप्रिएट रीन्यूअल सिस्टम एंड सपोर्ट फॉर द टॉप मैनेजमेंट। ये बेसिकली एक कल्चर होता है। मतलब इसमें ये पॉइंट्स मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किए क्योंकि ये वही पॉइंट है जो पिछली स्लाइड्स में आ रहे हैं। हमें अपना टाइम वेस्ट किए इसे आगे तक लेकर चलना है। तो ये कल्चर की बेसिकली पावर होती है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी इन ऑब्स्टेकल्स को, इन बैरियर्स को दूर करके एक नए सफ़र की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा है, इसमें कहता है लीडर्स ट्रेट्स फॉर द एंटरप्रेन्योर। ये इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है कि एक इंडिविजुअल पर्सन के पास क्या स्किल्स होती हैं। कहते हैं इनकरेज ओपन डिस्कशन। ये बंदा जो है, अगर कोई बंदा डिस्कशन कर रहा है तो उसको इनकरेज करता है, अंडरस्टैंड करता है जी इन्वायरमेंट को। उसके बाद ये बड़ा विनरी होता है और बड़ा फ्लेक्सिबल होता है मैनेजमेंट के ऑप्शंस को डील करने के लिए। ये टीम वर्क को इनकरेज करता है। ही इज़ द परसिस्टेंस इन द की। वो बड़ा ज़िद्दी होता है, जहाँ पे वो डट जाता है तो डट जाता है। जैसे कायदे आज़म ने ये कहा था कि मैं कोई फैसला लेने से पहले 1000 दफ़ा सोचता हूँ, लेकिन जब वो मैं ले लेता हूँ तो उसमें फिर मैं डट जाता हूँ। तो उसके बाद वो ये है एस्टैब्लिशिंग एंटरप्रेन्योरशिप की वो बात कर रहा है जी। वंस अगेन जी, ये कैसे इस्टेब्लिश होता है, ये वही पिछले सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज़ द, वो ये कहता है फेलियर्स प्लानिंग सक्सेस एंड मेंटरा की बात कर रहा है जी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो फेल होता है, जिसकी वजह से उसको बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। फेलियर्स की वो बात कर रहे हैं जी। अब देखें, जैसे उसने कुछ चीज़ें लिखी हैं जी, ईमेल्स, मैप, सोशल नेटवर्किंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, मीडिया शेयरिंग। यानी ये वो कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें वो अगर पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसके फेलियर्स के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद वो ये कहता है रीजंस फॉर द फेलियर्स की वो बात कर रहा है कि क्या क्या रीज़न होती हैं जी एक एंटरप्रेन्योर के फेल होने की। वो कहता है प्रोसेस कम्प्लेक्सिटी। वो प्रोसेस के अंदर जो कम्प्लेक्सिटी आती हैं उनको नहीं अंडरस्टैंड करता, उनको कम या आसान नहीं करता, जिसकी वजह से उसके फेल होने के चांसेस होते हैं। लैक ऑफ एबिलिटी। अगर उसकी एबिलिटी इतनी ज़बरदस्त नहीं है, उसका दिमाग अगर सेहतमंद नहीं है तो ये भी एक रीज़न होती है कि वो अक्सर औक़ात अपनी लाइन से हट जाता है। प्रोसेस इन एडिकेसी की बात कर रहा है। एडिकेट मैनर में प्रोसेसेस जब नहीं चल रहे होते, मतलब एक काम जो है 1 घंटे में अगर ख़त्म होना चाहिए तो वो 3 घंटे में ख़त्म होगा, तो एक रीज़न ये भी होती है उसके फेल होने की। डिविएंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिविएंसेस से मुराद ये है कि अगर वो वायलेशंस करता है, ठीक है, कि अगर एक काम जो है वो 1 घंटे में होता है, वो शॉर्टकट तरीके से उसको 10 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो ये भी बेसिकली उसके फेलियर की रीज़न होती है। अनसर्टेनिटी जो है ये बड़ा ज़बरदस्त एक फैक्टर है जिसकी वजह से फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी लैक ऑफ क्लैरिटी है, फ्यूचर इवेंट्स का पता नहीं होता, अनप्लेजेंट सिचुएशंस होती हैं जिसको वो डील नहीं कर पा रहा होता। ये उसके कुछ रीजंस होती हैं फेलियर्स की। नेक्स्ट वन इज़ द, वो कहते हैं फेलियर प्लानिंग is a more thoughtful and a practical approach, keep you away from resting on your laurel and strive hard। मतलब ये कुछ उसकी फेलियर्स की रीजंस बताई है कि वो प्लानिंग इस तरह की अगर करेगा तो 100% फेल हो जाता है। सक्सेसफुल मेंटरा की बात कर रहे हैं कि मेंटर कहते हैं ना कि मेरा एक मेंटोर है, मैं एक बंदा, मतलब मेरे दिमाग को या मेरे अंदर एक एनर्जी बूस्ट करने वाला एक पर्सन है जो मोटिवेटर होता है। इसी तरह जो कामयाब लोग होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो कहते हैं गिव पीपल ऑनरशिप, लोगों को मलकियत देता है। गिव रिस्क टेकर, लोग रिस्क लेते हैं। क्रिएट अ लर्निंग कल्चर, सपोर्ट पीपल विद आइडियाज़, क्रिएट अ सेफ प्लेस फॉर इनोवेशंस, सेलिब्रेट करता है, इनकरेज करता है, इनकरेज नॉलेज शेयरिंग करता है, एंड क्रिएट एलोकेट फंड करता है। ये उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। उसके बाद वो कहते हैं एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंट्राप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ये वो शख्स होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, जो सेल्फ फंडेड रेजिंग होता है, ये ऑपरेट करता है, आउटसाइड से चीज़ों को चला रहा होता है। बीइंग विद द न्यू एंटरप्राइजेस, यानी ये वो बंदा होता है जिसके पास पैसा भी जो है अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर ये वो शख्स होता है जो डिपेंडेंट होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, ये फंड रेज करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑपरेट करता है ऑर्गेनाइजेशन को एंड ब्रिंग न्यू आइडियाज़। अगर मैं सिंपल सी बात ये करूँ, ये वो शख्स होता है जो अपने बलबूते पे कारोबार को चलाता है, लेकिन ये वो शख्स होता है जो होता तो बड़ा टेक्निकल किस्म का है, लेकिन ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहा होता है, उसका एम्प्लॉय होता है, वो उसको बड़ी अच्छी और कामयाबी से रन कर रहा होता है। एंड द लास्ट वन इज़ द, इसका अगर हम कंक्लूजन ये देखें कि सबसे ज़्यादा ब्रॉड स्कोप किसका है, एंटरप्रेन्योर का या एंट्राप्रेन्योर का है, तो हमें ये लास्ट पे एक ऑप्शन कंक्लूड करनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं इनका जो स्कोप या विजन बड़ा ब्रॉड होता है एज़ कम्पेयर टू एंट्राप्रेन्योर्स। एंट्राप्रेन्योर्स जो होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि उसको रन कर रहे होते हैं अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। आई होप कि आज का जो लेक्चर था थोड़ा सा आपको बड़ा टेक्निकल लगा होगा, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आई विल ट्राई, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू इंस्टेंटली। सो कीप सपोर्ट द वीडियो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें जी, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।